कौन सा था वो हथियार वो चट्टानों को अखरोट की तरह तोड़ डालता था, जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही जानेंगे वो किस्सा जब इंडियन एयरफोर्स के निशाने पर आए नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की जान किस्मत से बच गई। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिकेट मैच से। साल था 1999, 8 जून की तारीख। मैनचेस्टर का मैदान। भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सुपर 6 का मैच खेल रहे थे। ठीक तब जब कारगिल में दोनों देश की सेनाएं आमने सामने, या कहना चाहिए ऊपर नीचे थी। मैच के दौरान अजहर महमूद ने 21 ओवर की 5वीं गेंद कराई और सचिन सकलैन मुश्ताक को कैच थमा बैठे। पाकिस्तान में संसद सत्र चल रहा था। सचिन के आउट होने की खबर वहां भी सुनाई गई। उधर मैनचेस्टर के मैदान में ऐसा हंगामा मचा कि खेल खत्म होते होते 3 लोग अरेस्ट कर लिए गए। वहीं 9 दर्शकों को मैदान से बाहर निकालना पड़ा। पाकिस्तान समर्थक तब मैदान में तख्तियां लेकर आए थे जिसमें लिखा था कारगिल और मैच दोनों हमारे हैं। पाकिस्तान के ये दोनों मंसूबे हालांकि पूरे नहीं हो पाए। भारत के 228 रनों के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 180 पर गड्डी हो गई। भारत मैच जीत गया और इसके ठीक 4 दिन बाद ही भारत ने तोलोलिंग पर हमले की शुरुआत कर दी। हरिंदर बवेजा अपनी किताब अ सोल्जर्स डायरी करगिल द इनसाइड स्टोरी में बताती हैं, पाकिस्तान के मैच हारने की खबर आई तो जवानों ने जय जयकार शुरू कर दिया। इसके 4 दिन बाद यानी 12 जून को जब तोलोलिंग पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई तो सैनिकों में गजब का उत्साह था। क्रिकेट के फील्ड में भारत की जीत को वो एक शुभ संकेत के तौर पर देख रहे थे। तोलोलिंग में लड़ाई कैसे लड़ी गई ये समझने के लिए आपको नक्शे की मदद लेनी होगी। कारगिल युद्ध को हम मुख्यतः 2 सेक्टर में बांट सकते हैं, कारगिल सेक्टर और बटालिक सेक्टर। कारगिल सेक्टर में द्रास और मशको घाटी आती है, ये कारगिल के साउथ वेस्ट में पड़ते हैं। वहीं बटालिक कारगिल के नॉर्थ में है। तोलोलिंग की पहाड़ियां द्रास सेक्टर में पड़ती है। यहाँ कई सारी पीक्स है, मसलन पॉइंट 4590 और पॉइंट 5140। इसी के बगल में है टाइगर हिल, नोल एंड लोन हिल और 3 पिंपल पीक। लमसम समझिए तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जिन पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया था। और ये सभी पीक्स श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH1 से एकदम नजदीक थी। इतने नजदीक कि वे लोग सीधे NH1 पर फायरिंग कर सकते थे। NH1 हाथ से गया मतलब श्रीनगर और सियाचिन का कनेक्शन टूट गया। इसलिए कारगिल युद्ध के दौरान आर्मी का सबसे ज्यादा जोर तोलोलिंग जीतने पर था। तोलोलिंग पर पाकिस्तानी कब्जे का पता 14 मई को चला। 18 ग्रेनेडियर को तोलोलिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कुछ चूहे आए हैं। हालांकि जैसे ही ऑपरेशन की शुरुआत हुई जल्द ही साफ हो गया कि ऊपर चूहा नहीं बड़ा जानवर बैठा है। नागा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवानों ने तोलोलिंग पर चढ़ाई की कोशिशें की, लेकिन ऊपर से फायरिंग इतनी तेज थी कि सैनिक जहां थे वहीं अटक कर रह गए। 18 ग्रेनेडियर के जवान तो 16 दिन तक एक दर्रे में फंसे रहे। कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए। भारत को बहुत नुकसान सहना पड़ा। अपने साथियों की बॉडी लेने के लिए जवान जब चोटियों पर जाते तो वहां उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों से गाली सुनने को मिलती। ऐसा ही एक किस्सा है कैप्टन सचिन निम्बालकर का। निम्बालकर जब तोलोलिंग पर चढ़ाई कर रहे थे, एक पाक फौजी ने आवाज लगाई, हिम्मत है तो आकर अपने अफसरों की लाश ले जाओ। निम्बालकर ने गुस्से में जवाब दिया, घटिया आदमी, मैं यहाँ तेरी लाश लेने आया हूँ। तोलोलिंग को वापस जीतना मुश्किल साबित हो रहा था। इसलिए जून के महीने में राजपुताना राइफल्स को तोलोलिंग के मोर्चे पर भेजा गया और एक नए सिरे से तोलोलिंग जीतने की योजना बनाई गई। इस योजना का महत्वपूर्ण पहलू था एक हथियार, जिसने चंद साल पहले ही भारत में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था। हम बात कर रहे हैं बोफोर्स तोपों की। एक बड़े स्कैंडल का कारण बनी बोफोर्स ने कारगिल में बड़ा असर डाला। 120 बोफोर्स तोपें तोलोलिंग में ठीक उन पीक्स के नीचे तैनात की गई जिन पर पाकिस्तान का कब्जा था। पाकिस्तान की पत्रकार नसीम जहरा ने एक किताब लिखी है, फ्रॉम करगिल टू द कू। नसीम जहरा लिखती हैं, बोफोर्स की तोपों ने पाकिस्तानी बंकर्स को भयंकर नुकसान पहुंचाया। तोलोलिंग पर एक के बाद एक 10,000 गोले दागे गए। विस्फोटक पावर के लिहाज से देखें तो 50,000 किलो TNT। राजपुताना राइफल्स के एक अफसर के अनुसार वहां ऐसा लग रहा था मानो दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं। बोफोर्स के गोले चट्टानों को ऐसे चकनाचूर कर रहे थे जैसे कोई हथौड़े से
अखरोट तोड़ रहा हो। तोलोलिंग टॉप के पास एक चोटी पर बने बंकर पर तो इतने गोले दागे गए कि उस पीक का नाम ही बर्बाद बंकर रख दिया गया। इस बीच वो फोर्स जब तोलोलिंग के बंकर्स को नेस्तनाबूद कर रही थी, भारतीय फौज की 3 टीमें अभिमन्यु, भीम और अर्जुन ऊपर की ओर बढ़ रही थी। प्लान था कि एक साथ मल्टीपल अटैक किए जाएं ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। भारत ने तेजी से हमला किया। यह हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तानी फौज संभल नहीं पाई और 13 जून की सुबह 4 बजे तोलोलिंग टॉप पर भारत का झंडा फहरा दिया गया। काम हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले ही दिन फौज ने बर्बाद बंकर पर कब्जा कर लिया। बर्बाद बंकर को जीतने में कैप्टन विजयंत थापर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्हें थ्री पिंपल पीक को जीतने की जिम्मेदारी मिली, जो तोलोलिंग के बगल में ही थी। चांदनी रात में पूरी तरह से दुश्मन की फायरिंग रेंज में होने के बावजूद विजयंत आगे बढ़े और थ्री पिंपल्स को जीत लिया। हालांकि विजयंत की जान नहीं बच पाई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। विजयंत से जुड़ा एक किस्सा है। जब वे थ्री पिंपल्स पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने परिवार के नाम एक खत छोड़ा। इसमें खास तौर पर एक रुखसाना नाम की लड़की का जिक्र था। कौन थी वो? दरअसल कुपवाड़ा में पोस्टिंग के दौरान विजयंत रुखसाना से मिले थे, एक छोटी बच्ची जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को आतंकवादियों के हाथों कत्ल होते देखा था। इस हादसे ने उस बच्ची से उसकी आवाज छीन ली थी। उस बच्ची की मासूमियत पर विजयंत का दिल आ गया और वो उससे रोज मिलने लगे। धीरे धीरे विजयंत के प्यार ने जादू दिखाया और बच्ची बोलने लगी। आखिर लड़ाई पर जाते हुए विजयंत ने अपने माँ बाप को खत में लिखा था कि अगर वो वापस ना लौटे तो रुखसाना को 50 रुपए बराबर भेजे जाए। ये कैप्टन विजयंत की कहानी है। तोलोलिंग और द्रास की लड़ाई में ऐसे कितने ही लोगों को हमने खोया। मेजर राकेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पद्मपानी आचार्य जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने तोलोलिंग में वीर गति प्राप्त की। तोलोलिंग की पूरी लड़ाई कितनी भयानक थी, ये ऐसे समझिए कि पूरे कारगिल युद्ध में जितने जवान वीर गति को प्राप्त हुए, उनमें से आधे लोगों की जान तोलोलिंग में गई थी। तोलोलिंग की लड़ाई जीतने में इंडियन एयरफोर्स का भी मेजर रोल था। एयरफोर्स ने कैसे फौज की मदद की, इसकी कहानी हम कल के एपिसोड में बता चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ दोनों आईएएफ के निशाने पर थे, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई। कैसे? 24 जून 1999 सुबह के 8:45 बज रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर फाइटर उड़ रहा था। उसके कॉकपिट लेजर डेजिग्नेशन सिस्टम पर पॉइंट 4388 नजर आने लगा। ये पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड बेस था। पायलट को बेस पर काफी लोग नजर आए। उसने इस निशाने को लॉक कर लिया। अब बारी थी बम चलाने की, लेकिन इस जेट से सिर्फ टारगेट लॉक किया जा सकता था। इस जेट के पीछे एक और जैगुआर फाइटर आ रहा था जो लॉक हुए निशाने पर बम दागने वाला था। हालांकि अंत में कुछ ऐसा हुआ कि पॉइंट 4388 पर बम चलाने की बजाय कहीं और चला दिया गया। बम क्यों नहीं चलाया गया? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि उस रोज इलाके में 3 जेट उड़ रहे थे। तीसरा जेट उड़ाने वाले थे एयर मार्शल ए.के. सिंह। पहले जेट के पायलट ने जब पॉइंट 4388 देखा, उन्होंने ये बात ए.के. सिंह को बताई। ए.के. सिंह को इलाके में उड़ान का काफी अनुभव था। उन्हें समझ आ गया कि ये गुलतेरी बेस हो सकता है। गुलतेरी दरअसल पाकिस्तानी फौज का फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस हुआ करता था। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज को